गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महादेव इंडिया। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जनपद में जिसके हम बलिया के नाम से जानते हैं और जहां की मिट्टी को बागी के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे आज हम मौजूद हैं बागी बलिया के पावन पवित्र भृगु मुनि के आश्रम के यहाँ पे मौजूद हैं और भृगु मुनि की तपोस्थली में हम मौजूद हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी दल है, और उस समाजवादी पार्टी के जिला के महासचिव माननीय श्री राजन जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ ही इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2022 का जो चुनाव होने वाला है, इन लोगों का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पे आकर के इन लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं राजन कनौजिया, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। आज प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, शायद स्वाधीनता के बाद कभी भी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगार चारों तरफ भटक रहा है, किसी तरह का उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आए दिन इस देश के तमाम सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है। सारे पूंजीपतियों उद्योगपतियों के हाथ में सरकारी संस्थानों को हैंडओवर किया जा रहा है और रोजगार निरंतर सीमित हो रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। बेरोजगार बहुत बदहाल हैं, परेशान हैं, उनके अभिभावक भी परेशान हैं। सारे उद्योग धंधे सीमित हो रहे हैं और तमाम तरह का साजिश किया जा रहा है इस देश के अंदर। इसका समाजवादी पार्टी हर स्तर से प्रयास कर रही है कि इसका विकल्प कैसे अपनाया जाए और इस सरकार को कैसे बेदखल किया जाए, इस पर हमारी पार्टी निरंतर काम कर रही है। सर, अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो आपके बारे में थोड़ी मैं व्यक्तिगत जानना चाहूँगा कि आप अभी इस वक्त जो समाजवादी पार्टी है उसके जिला महासचिव है। राजनीति के बारे में हम आपके बारे में पर्सनल जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ में कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री किस तरीके से हुई, आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किस तरीके से, पहले हम ये जानना चाहेंगे। सर, देश स्वाधीन होने के बाद तमाम विषमताएं थी देश के अंदर, आज भी विराजमान है तमाम विषमताएं। उन विषमताओं को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में हम आए, क्योंकि इस देश में एक संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है और उस संविधान में इस देश के समस्त लोगों का मौलिक अधिकार निहित है, जबकि सरकारें उसका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो संविधान की मंशा है वह पूरा नहीं हो पा रहा है। तो तमाम विषमताओं को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र में हम आए कि भारत लोकतांत्रिक देश है और इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के तहत तमाम प्रदत्त अधिकार हैं, उसको इस माध्यम से प्लेटफार्म पर ला करके और उसको पूरा का पूरा लागू कराया जा सकता है, उसमें हम भी एक हिस्सा हो सकते हैं। इस उद्देश्य से हम राजनीति में आए और निरंतर उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम उस फोरम पर काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी वर्तमान में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर स्तर से अडिग है, तत्पर है, संघर्ष कर रही है, सड़क से सदन तक। जी सर, अगला सवाल हमारा आपसे ये हम पूछने वाले हैं कि 2022 जो कि अब लगभग कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्द जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2022 में आप लोग किन किन मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाने वाली है? जो मुख्य जो समाजवादी पार्टी का विजन है बेरोजगारी को लेकर के मुख्य है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे और इस प्रदेश देश के जो बेरोजगार हैं निश्चित रूप से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। झांसा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में स्थापित हो गई और उसने जो वादा किया 1% उसका पालन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जब सारी संस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, सारे विभाग प्राइवेट हो जाएंगे, तो किसी तरह का आधिपत्य सरकार का उस पर रह नहीं जाएगा।
वो सारे पद सीमित कर देंगे, फिर बेरोजगारी उसी तरह से रहेगी, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस सवाल पर हम लोग जाएंगे, कानून व्यवस्था के सवाल पर जाएंगे। आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो हमारे सम्मानित बंधु हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह अलग विषय है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक लोग प्रभावित जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसमें अच्छे भी लोग हैं, संख्या का अनुपात कम अधिक जरूर हो सकता है। थानों में, पुलिस थानों में जहां लोग जाते हैं इस आशा उम्मीद से कि हमारा वहां पर सहयोग होगा, मदद होगा, वहां पर खुद जो रक्षक है वही भक्षक हो जाता है। तमाम यातनाएं पुलिस थाने के अंदर लोगों को मार करके खत्म कर दिया जाता है, तमाम वहां भी हत्या हो जा रही है। जो पीड़ित बहन बेटियां जो जाती हैं या हमारे अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुआ, खिलवाड़ हुआ, अपने रक्षा सुरक्षा बचाव के लिए जाती हैं, उनके साथ भी वहां बुरा बर्ताव। तमाम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा, एक ऐसी घटना हुई थी प्रदेश में, एक पीड़िता गई थाने में और उसके साथ कई महीने तक जुल्म ज्यादती, शारीरिक उत्पीड़न हुआ। बाद में जब मामला आगे बढ़ गया तो मामला सार्वजनिक हुआ। इस तरह की स्थिति है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, नंगा नाच हो रहा है। प्रदेश और देश को बुरी तरह से लूटा जा रहा है, चाहे कोरोना के नाम पर हो, चाहे किसी नाम पर हो, और तमाम तरह के आंदोलनों को दबाया जा रहा है विपक्षियों का। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के हर आंदोलन को ये जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने का प्रयास कर रही है और अपने सारा काम कर रही है और हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति आंदोलन के कोख से हुई है। तमाम आंदोलनकारी देश प्रदेश में समाजवादी रहे हैं और जब जब इस देश पर, प्रदेश पर संकट आया है, ताबूत में कील ठोकने का काम समाजवादियों ने किया है। लंबा इतिहास है और बलिया का तो एक अलग से इतिहास है। चाहे स्वाधीनता का सवाल हो, तमाम आंदोलन हो, किसी भी सवाल पर बलिया हमेशा अग्रेसिव रहा, अग्रणी भूमिका अदा किया है, चाहे जहां भी अदा करना। सर 2017 में आप लोगों की राहुल गांधी कांग्रेस के साथ आपको गठबंधन हुआ था। हालांकि आप लोगों के अपेक्षारूप परिणाम नहीं मिले थे, जनता ने आप लोगों को स्वीकारा नहीं था। आने वाले टाइम में 2022 में आप लोग क्या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की योजना बना रहे हैं? हालांकि आप लोग का मायावती के साथ भी गठबंधन हो चुका है, राहुल जी के साथ भी गठबंधन हो चुका है। अब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ आप गठबंधन करना चाहेंगे? वैसे तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम समाज को जोड़ करके, तमाम जो जातियां हैं, तमाम कैटेगरी के लोग हैं, सारे लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी को हम मजबूत करके अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, आपने सही कहा कि तमाम दलों से, कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हमारा हुआ। फिलहाल गठबंधन नहीं है, गठबंधन टूट गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम गठबंधन वैसे किसी भी दल से नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट हम जरूर करेंगे, समाज के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। उसमें तमाम कुछ रीजनल दल हैं, कुनबा है, राजभर समाज का है, निषाद समाज का है, इस तरह से कुछ कुनबे हैं छोटे छोटे, उन लोगों से हम एडजस्टमेंट करेंगे। हम और किसी तरह का, किसी राजनीतिक दल से उस तरह का गठबंधन हम नहीं करेंगे। हम अकेले सक्षम हैं और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा विजन क्लियर है, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसने झांसा दे करके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, विशेष रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उनको बहका करके ये लोग वोट ले लिए और आज लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पर उतारू हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। इस देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया है और इस देश के अंदर पिछड़ों का गणना हो जाना चाहिए और सारे लोगों का गणना हो जाना चाहिए और उस गणना के आधार पर जिसकी जितनी इस देश में संख्या है, उस संख्या के अनुपात में हर क्षेत्र में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। ऐसा इस विजन पर हम काम कर रहे हैं और यदि हम लोग सत्ता में आए तो इसको जो हमारा कार्य क्षेत्र होगा उसमें इम्प्लीमेंट कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हो जाए हर क्षेत्र में। यही हमारा मुख्य विजन है, इसी पर हम काम कर रहे हैं और सारे जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके दुख दर्द में हम शामिल हैं। कोरोना
जो महामारी है अभी भी उसका जिस रूप में प्रभाव देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने निरंतर शुरू से अंत तक जो भी उसमें प्रभावित लोग थे, यहाँ से लेकर के नोएडा तक और देश के अन्य राज्यों में भी पूरा सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसको रोकने का प्रयास किया। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है और केवल यह इसलिए हो रहा था कि हम सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि हम सरकार में हैं, विपक्ष के लोग कोई जब मदद नहीं करेंगे तो सरकारी व्यवस्था से हम पब्लिक का सहयोग करेंगे और यह बताएंगे कि किसी भी पार्टी ने जनता का कोरोना महामारी में मदद नहीं किया। केवल उनकी ये मंशा थी जनता का हित हो न हो, हित हो जाए। कितने लोग मर गए रास्ते में चलते चलते, सारे लोगों का रोजी रोटी छिन गया, कितने बच्चे मर गए, कितने महिलाओं का, बेटी बहनों का डिलीवरी हो गया रास्ते में। तमाम तरह की घटनाएं आप लोग चूंकि मीडिया से संबंधित है, सारी चीजें जानते हैं। इस तरह की साजिश हो रही है इस देश के अंदर और इन लोगों से लोकतंत्र को भी खतरा है और संविधान तो लग ही नहीं रहा है कि बच पाएगा। ऐसी इन लोगों की मानसिकता है। किसी तरह का इस सरकार में संवैधानिक किसी तरह का जो भी अधिकार है वो सुरक्षित नहीं है और यदि इस तरह की स्थिति रही तो यह देश बहुत बुरे हाल में पहुंच सकता है। आपसे सर आपने एक नाम लिया राजभर समाज को जोड़ने का। आज के टाइम में आपको मालूम होगा सर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी, उनके सुर और माननीय श्री आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या आप लोगों का भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है? वैसे ही यह तो बड़े स्तर का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, ये सब फैसला लेने का उनको अधिकार है। लेकिन जहाँ तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जहाँ तक मामला है, विचारधारा ऐसी चीज है कि दूर दूर रहने वाला भी आदमी बहुत करीब नजर आता है। जो आइडियोलॉजी है ओम प्रकाश राजभर की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी आइडियोलॉजी उसी तरह की, वो भी वीकर सेक्शन के बेहतरी की बात, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। ओम प्रकाश जी भी करते हैं, माननीय अखिलेश जी भी करते हैं। ये करते इसलिए विचारों में पूरा कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। मैं एक बात और भी पहले कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम उस तरह का कोई बहुत बड़ा गठबंधन किसी राजनीतिक दल से नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे और जो गुण में है उनके साथ हम करेंगे। और ये सही बात है। आप देखते हैं सरकार कोई भी चलाता है, जो विपक्ष के लोग होते हैं जनता के सवालों पर सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। चाहे छोटी पंचायत का मामला हो, चाहे बड़ी पंचायत का मामला हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, प्रदेश हो, हर जगह ये स्थिति है। इस तरह की चीज है। इस देश के अंदर संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए एकमात्र रास्ता है कि सारे जो उसमें अधिकार निहित हैं उन अधिकारों को लड़ने के लिए सड़क से और सदन तक पुरजोर लड़ाई होनी चाहिए। आज जिस दिन इस देश का जो संविधान है उतना बेहतर संविधान पूरे संसार में कहीं का नहीं। यहाँ सबका अधिकार निहित है, साथ साथ सबका कर्तव्य भी निहित है संविधान में। यदि केवल उसका अनुपालन हो जाए अच्छा सर, तो मेरा मानना है कि भारत दुनिया के देशों में सर्वश्रेष्ठ देश होगा हर मामले में। आप अंत में 2-3 सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगा। आप बलिया जिले के जिला महासचिव हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो बलिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पहले आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं बलिया की बात करूं, पर्सनल बलिया के विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, तो जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोगों ने बलिया को विकास के लिए क्या क्या किया, किन किन योजनाओं को आप लोगों ने बलिया में फलीभूत किया, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप प्रकाश करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके द्वारा पूछा गया। सही बात है कि स्वाधीनता के बाद, आजादी के बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पहली सरकार थी जिसने बलिया को बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण चीज दिया। आजादी के बाद से लंबे समय से बलिया के लोग उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थान चाहते थे। उसकी पूर्ति के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने
बलिया के ही रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम से जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय दिया बलिया में, जिसकी आवश्यकता, जिसकी मांग बहुत लंबे समय से थी। बहुत पहले भी एक बार एक उसकी औपचारिकता दिखाई दी थी, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। उसको फलीभूत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ विश्वविद्यालय माननीय अखिलेश जी ने दिया। दूसरी चीज, प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का दूसरे नंबर का गंगा नदी पर सेतु बनवाया छोटे लोहिया जनेश्वर जी के नाम से, वो भी बलिया के लाल थे, उनके नाम पर दिया। और आज एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम वह सेतु करता है, यूपी बिहार को। और अब नहीं लगता है उधर के लोगों को कि बलिया शहर बहुत दूर है, और उधर जाने के लिए दूरी भी बहुत कम हो गई। तीसरी चीज, बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज दिया माननीय अखिलेश जी ने पूर्व में। उसके अलावा तमाम प्राविधिक संस्थान दिए, ITI कॉलेज दिया उन्होंने, और तमाम बेहतरीन सड़कें दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। और बलिया में ड्रामा सेंटर दिया। थोड़े से छोटे मामले में ही यहाँ के चिकित्सक अपनी सेफ्टी के लिए कह लीजिए, चाहे अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह लीजिए, जो भी उद्देश्य हो, तुरंत साधारण पैसे को भी वो कह देते हैं कि यहाँ से ले जाइए, रेफर कर देते हैं। जबकि ड्रामा सेंटर विधिवत संचालित हो गया होता तो बनारस या अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ता, बहुत सारे मामले यहीं पर समाधान हो जाते। और उससे भी यदि कहीं अधिक कठिनाई होता तो अलग बात है, लोग तो PGI और एम्स भी जाते हैं और उसके बाद से देश से बाहर भी चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो माननीय अखिलेश जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारे काम बलिया के लिए किए, और वैसे काम किए जो आज तक आजादी के बाद किसी भी पार्टी ने नहीं किया, वो काम समाजवादी पार्टी ने किया। सर, अंत में जाते जाते आप जो भी हमारे इस वीडियो को जो दर्शक देख रहे हैं, आप खास करके युवा वर्ग को लेकर के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे महादेव इंडिया यूट्यूब चैनल के इस मंच के माध्यम से? मैं प्रदेश के और देश के युवाओं से यह अपील करना चाहूँगा कि आपने एक बार झूठे आश्वासन को स्वीकार किया और उसका परिणाम आप खुद भुगत रहे हैं और हम लोग भी भुगत रहे हैं। तो विशेष रूप से यही अनुरोध है कि आपने परीक्षण कर लिया, उसका परिणाम रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आप भली भांति अवगत हो गए हैं, आपके पास विवेक है और आप निर्णय लीजिए। और पूर्व की सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही, उसके बारे में विचार कीजिए कि समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों के लिए, आपके लिए क्या क्या किया है। ये छिपा नहीं है आपसे, और आपको आगे कभी झांसे में नहीं आना है। शिक्षा जो आज मॉडिफाई हो गया है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लैपटॉप दिया, जिसका आज के जीवन में, आज के शिक्षा के क्षेत्र में उसका बहुत महत्व है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम शिक्षण संस्थान उन्होंने बनाया, तमाम विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, तमाम तकनीकी कॉलेज उन्होंने बनाया, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, तमाम मेडिकल कॉलेज, एम्स भी बनाया तमाम क्षेत्रों में। इस तरह का व्यवस्था दिया। और रोजगार का जहाँ तक सवाल है, सरकारी सेवा का भारी संख्या में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे अन्य समस्त विभागों में हो, मैंने कई लाख लोगों को अस्थायी रोजगार भी दिया, तमाम तरह का व्यवस्था दिया समाजवादी पार्टी से। तो मैं युवाओं से विशेष रूप से यह अनुरोध और आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है और आप लोग सारा चीज देख लिए और आप लोग अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। और आने वाले समय में 2022 में निश्चित रूप से आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोग अडिग होकर के, क्योंकि युवा है देश का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब तक वो अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन नहीं करेगा, तब तक इन तमाम सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता और ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार में दखल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के
बलिया जिले के जिला महासचिव माननीय श्री राजन जी। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार हम अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नेताजी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो तो कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपके जो भी आपके सवाल हो नेताजी से, हम उनके सवालों का आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, महादेव इंडिया।